या इनकी फिर सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ टायर की। हाँ हाँ, टायर की प्रॉब्लम बताता हूँ। तो पैसा वसूल है या नहीं है? पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल है इसमें। तो कौन आएगा बाइक खरीदने भाई जब इस तरीके के काम होंगे? जब सनलाइट आपकी स्ट्रेट ऊपर होती है ना, तो ये जो है इसका फ्लैश बहुत तगड़ा मुंह पे पड़ता है और ये पूरी ब्लैंक हो जाता है। तो पहले तो चेन सेट ही मुझे 8,500 का पड़ा। हाँ, बस यही चीज है, एक थोड़ा सा और बैक हो, हाँ, हल्की सी लाइट बैक हो। में रॉयल एनफील्ड हर बंदे के पास मिलेगी आपको। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली आज ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं एचडी की स्क्रैम्बलर का। अब अगर मैं बात करूं भाई एचडी की स्क्रैम्बलर को और डिज़ाइन वाइज, तो स्क्रैम्बलर में अगर आप जाओगे ना स्क्रैम्बलर डिज़ाइन में, तो आपको ऐसी बाइक मिलेगी ही नहीं किसी और में। चाहे आप रॉयल एनफील्ड में जाओ, ऐसी बाइक आपको किसी और जो सेगमेंट है उसमें देखने को नहीं मिलने वाली। सो आज इसका लेने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू कि कैसा इस बाइक का रिस्पॉन्स है, ओनर ने ये बाइक क्यों कंसिडर करी कंपेयर टू अदर बाइक्स। तो सारी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो आज हमारे साथ हैं मदन जी। सो मदन सर कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाइए। सर कैसे बना प्लान स्क्रैम्बलर लेने का? इसको लेने से पहले मैंने और भी बाइक्स चेक करी थी। हाँ हाँ, जैसे मैं उसमें गया था, आपके हस्कवर्ना देखने गया था केटीएम में। ठीक है। केटीएम एडवेंचर भी देखी, बट उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, सो बजट से बाहर थी। तो जब एसडी से लॉन्च कर रही थी तो मैं थोड़ा सा रुक गया था उस टाइम पे। मैंने हस्कवर्ना भी देखी, ठीक है। केटीएम की 250 एडवेंचर भी देखी थी, हम्म, और उसके बाद फिर मैं इस सेगमेंट में भी आया। तो मुझे बेसिकली चाहिए थी अपने टाइप की। मेरी हाइट उतनी लंबी है नहीं, मुझे ठीक है। अपने सेगमेंट में बाइक चाहिए थी। तो मेरे बजट में ये फिट बैठी, एज पर द ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट चीज़ मुझे मिल रही थी। ठीक है। 2.5 के अंडर में मुझे बेस्ट चीज़ ये दे रहा था, एसडी स्क्रैम्बलर दे रही थी। फिर जो मुझे चीज़ पसंद थी वो स्क्रैम्बलर में, वो मुझे वापस मिल रही थी मेरे सेगमेंट में। ठीक है। अब डुकाटी की स्क्रैम्बलर लेना मेरे बस की तो थी नहीं भाई। जो मेरे बस का था वो मुझे कंपनी अगर इंडिया में मिल रहा था इंडियन प्रोडक्ट में, तो मैंने वो कंसिडर पहले किया। ठीक है। फिर इसका BHP 29 है, टॉक आप देखोगे तो 27 है, 28 है। 29 और 28 का सेगमेंट है इसका। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 200 mm है, साइड भी इसकी 800 mm है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे कंफर्ट लग रही थी, स्पीड भी मुझे अच्छी खासी मिल जाती है। तो मतलब प्लान कैसे बना? ये चीज़ आपने पहले डिसाइड कर ली थी जैसे आपने कहा नहीं, कि जब मैंने कंपेयर किया उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया। ठीक है। फिर मैंने औरों से भी पूछा, तो जब इसका नाम आया तो मुझे यही मिला कि भाई अपने टाइम की एक ब्रांड रही है, दोबारा लॉन्च हो रही है तो कुछ खास तो होगा। हाँ हाँ, तो मैंने ये पसंद किया और मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है, अगर आपको सच कहूँ। ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर गाड़ी में मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको रेंज रोवर नहीं देती या डिफेंडर में नहीं मिलती, सब में 1 से 2% की आपको कमी मिलेगी। हाँ, अब मैं इसमें सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढूंगा तो भाई मैं गाड़ी कभी खरीद ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। चाहे आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बात कर लो, या आप हंटर ले लो, या कुछ भी ले लो, मैं कभी भी गाड़ी नहीं खरीद सकता अगर मैं सिर्फ नेगेटिविटी की बात करूँ। तो मतलब जब लॉन्च करी तो आपने तो एकदम आप खुश हो गए होंगे कि यार एचडी ऐसी बाइक ली है जो मुझे चाहिए थी, मतलब मेरी चॉइस की। ये बात सच है ना? जो मैंने इसका लुक देखा था, मैंने देखा था जावा की भी इमेज देखी थी, जावा स्क्रैम्बलर की भी देखी थी। ठीक है। हालांकि अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर भी दिखेगी सेम लुक में। अच्छा। एक मड राइडिंग स्पोर्ट स्टाइल में ऑनलाइन में दिखती है उसकी इमेज। ठीक है। बट वो लॉन्च कब करेगी नहीं पता था। उस टाइम पे जो मिल रही थी पिछले साल जब ये लॉन्च हुई, तो मेरी पसंद की चीज मुझे मिली। ठीक है। सारी चीजें मुझे बेटर मिल रही है इसके अंदर। तो मेरी पसंद यही थी, तो मैंने यही बाइक किया। मैंने पैराक भी चलाई और मुझे मजा इसमें ज्यादा आया। ठीक है। हालांकि पैराक ऑनर को भी मैंने गाड़ी दी है तो वो ये जाना चलाना पसंद करता है अपनी पैराक। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा, एक चीज़ शेयर करो सर मुझे। अब जैसे आपने एचडी दोबारा रिवाइव हुई, तो एचडी ने जैसे लॉन्च करी स्क्रैम्बलर, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार बीच में ब्रेक हो गई थी, अब दोबारा आई है, तो इस बाइक में काफ़ी कमियां हो सकती हैं, और अगर मैं इतने प्राइस टैग पे ले रहा हूँ 2.5 लाख की बाइक, तो इसमें ऐसा कुछ इशू आ गया, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था उस टाइम पे? नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव वे में चलता हूँ। ठीक है। प्रॉब्लम्स मेरे को आई हैं। इसका अगर आप देखोगे ये शॉकर लीकेज हो गया था। अच्छा। स्टार्टिंग में हाँ प्रॉब्लम्स आई हैं। बट अगर अब मैं नेगेटिव चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो मेरी लाइफ तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। न्यू चीज कैसे एक्सप्लोर करेंगे फिर? मेरी लाइफ तो वहीं रुक जाएगी। और मेरे को आज तो ये मजे दे रही है, सच कहूँ तो आज मेरे को ये मजे दे रही है। लोगों को ये 25 का एवरेज देती है, ठीक है, किसी को 22 का देती है। सच कहूँ दिल से तो मेरे को 30 का देती है। नहीं, वो सारी चीजें तो राइडिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है। मेरे को 30 का देती है। 80 से नीचे मैं इसको भगाता ही नहीं। अच्छा। दिल्ली की रोड में भी अगर मुझे थोड़ी सी भी रोड खुली मिल गई, मैं 80 से नीचे से रखता ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि यार रॉयल एनफील्ड में आ रही है बाइक, जैसे क्लासिक हो गई, ठीक है, तो ऐसा प्लान नहीं था कि यार मैं उसी में चला जाऊं? क्योंकि नहीं, एक्चुअली में रॉयल एनफील्ड हर बंदे के पास मिलेगी आपको। ठीक है। हर दूसरे के पास रॉयल एनफील्ड मिलती है। और मेरे को पसंद थी, सच कहूँ तो, जो ऑफ रोड ऑन रोड मेरी दोनों काम करे और बेटर वे में करे। ठीक है। अगर आप रॉयल एनफील्ड में बैठते हो तो अपराइट पोजीशन नहीं मिलती। मैं बैठ के देख चुका हूँ रॉयल एनफील्ड में, अपराइट पोजीशन नहीं मिलती। ठीक है। इसमें मेरे को कंप्लीटली ऑफ राइट पोजीशन मिलती है। अपराइट पोजीशन है, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के मतलब की मुझे चीज है। हालांकि लोग भी चलाते हैं, लद्दाख रॉयल एनफील्ड क्लासिक लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि वो ऑफ रोडिंग नहीं है।
बट जिस चीज के लिए जो चीजें बनाई जाती है ना, हाँ हाँ वो चीज वही चीज प्रेजेंट कर सकती है, दूसरी नहीं करती। हम चलाने को तो पैराक भी चला देंगे ऑफ रोड पे, चलने को वो भी चलेगी, हाँ हाँ। बट जो फील ये देगी वो नहीं देगी। सो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो ना तो डेफिनेटली आपको इशू नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहने वाली है ना सर। अगर आप मेरे पैर के साथ देखो तो मेरे लिए बेस्ट है। हाँ 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 पैर मेरे हालांकि पूरे नहीं पहुंचते, ठीक है। बट अगर मैं इससे ऊंची लेता तो फिर मैं ऐसे हो जाता, फिर वो थोड़ा उसमें हैंडलिंग करने में भी यूजलेस चीज हो जाती, फिर वो हो जाती है यूजलेस चीज। हाँ 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 फ्रंट टायर इसका 19 इंचेस का है, बैक टायर इसका 17 इंचेस का है, तो इसलिए आपको ये अप फ्रंट देती है। शॉकर इसके बड़े हो जाते हैं, अब फ्रंट दे देती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी खासी है। मेरी गली में इतने ऊंचे ब्रेक है जहाँ पे पैराक टकरा जाती है, अच्छा जावा भी टकराती है, पर ये नहीं टकराती। नहीं, पराग और उसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है, अगर मैं बताऊं तो काफी कम है, ये नहीं टकराती, नहीं टकराएगी। अगर मैं इसे उस इसके स्पीड ब्रेकर के ऊपर खड़ी कर दूं, एक टायर आगे एक टायर पीछे, तब भी स्पेस रहता है। ठीक है। तो प्रोज में और क्या क्या चीजें हैं, मतलब इसके क्या बेनिफिट हैं जो ये बाइक आपने ली, मतलब अब राइडिंग जैसे करी है। ये 0 to 9 सेकंड के अंदर आपको 100 पहुंचा देती है आराम से। अच्छा खींच दो गाड़ी आप, ठीक है। अगर आपको गाड़ी खींचने का शौक है हाँ हाँ। तो ये आपके लिए है। टोटल रिस्पॉन्स कैसा है, मतलब जबरदस्त। ज़बरदस्त। तो एक बार साउंड सुनाओ। सो पहले तो इसमें मिलते हैं आपको ड्यूल एग्जॉस्ट साउंड। कहीं ना कहीं फील आपको, मतलब फिर वो उस लेवल पर देती है। साउंड में भी ऐसा नहीं आता कि थोड़ा साउंड फट रहा है, मतलब नहीं, साउंड भी हैवी है काफी, है ना। ऐसा लगता है एक्चुअली में, अगर आप पास खड़े होगे तो आपको लगेगा इंजन का साउंड ज्यादा है, बट आप बैक जाओगे तब आपको लगता है कि हाँ साइलेंसर का साउंड तगड़ा है। अच्छा, इसे Exhaust note है अच्छा। जैसे एचडी की बाइक्स में बताया कि यार ना इशू काफ़ी है, जैसे क्लच है ना काफ़ी हार्ड है, और इंजन में ना नॉइस और वाइब्रेशन और हीटिंग का इशू भी है। सो ऐसा कुछ फील होता है इस बाइक में? कोई मेरे को देखो, हाँ ये जब लॉन्ग ट्रैफिक हो जाता है तो हाँ। थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है बट शॉर्ट ट्रैफिक में और रनिंग ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो हार्ड है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा हार्ड है, बट Clutch। इतना भी नहीं है कि यार आदमी इग्नोर करे चीजों को। हाँ हाँ। इम्प्रूवमेंट तो हर चीज में जरूरी है, अगर कमी नहीं होगी तो फिर उसमें खासियत कहाँ से आएगी। वो तो है, ये कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, एक टाइम अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की अहमियत कैसे समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ मुझे, आपने एक स्टैच में कितने लेके गए हो ये बाइक? ये कंटिन्यू मैंने इसे ऑनेस्टली कहूँ, कंटिन्यू मैंने बिना रुके ये गाड़ी अल्मोड़े से फरीदाबाद पहुंचाई है। अच्छा, विदाउट स्टॉपेज। तो कितना डिस्टेंस हो जाता है? 400 किलोमीटर। 400? हाँ, नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप। हीटिंग का इशू लगा? नहीं, कहीं से Frankly कुछ बताना भी मैंने। नहीं, सीरियसली कहीं से कुछ भी नहीं। और क्लच का लगा कि मतलब यार क्लच ना हार्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लगा ना। अच्छा, वैसे तो हम ना एचडी ने इम्प्रूव कर दिया बाइक, आपको अब तो असिस्टेंस स्लो आ गया, सॉफ्ट क्लच आ गया। सॉफ्ट क्लच आ गया। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो ना तो आप जा सकते हो ना। हाँ, अब तो सॉफ्ट क्लच है, ऊपर से उसमें वो भी है, स्लीपर क्लच भी दे दिया इन्होंने। Slipper इस वाली clutch में दे नहीं है, हाँ। बट अब जो नई आ रही है उसमें स्लीपर क्लच भी है। सो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ऑन रोड कितने की पड़ी? ये मेरे को पड़ी थी तब 243 की। 243 की, राइट, ठीक है। 243 की पड़ी थी। अब जो बाइक है आई थिंक उसमें कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ डेफिनेटली कॉस्ट तो इंक्रीज गवर्नमेंट ने बजट में बढ़ाया था रेट, हाँ हाँ, उस वजह से इनके भी कॉस्टिंग अब बढ़ी है। ठीक है। सो और क्या प्रोज हैं, अगर प्रोज की मैं बात करूँ तो और क्या चीज़ अच्छी लगती है इस बाइक में? प्रॉस की बात करो तो यार ऑल ओवर गाड़ी मस्त है, मस्त है। मेरे लिए तो मस्त रही है। होता है कईयों के साथ, मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड में भी कईयों की दिक्कतें आती है। मेरे रिलेशन में ही है, उनके साथ भी प्रॉब्लम आई है। हाँ हाँ, उनकी बाइक में भी उन्हें काफी दिक्कत रही, उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर दी। रॉयल एनफील्ड क्लासिक ही उन्होंने ली थी, तो लास्ट में उन्हें बेचनी पड़ गई वो वाली। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ियों में कमी नहीं आती, टाटा की गाड़ियों में भी स्टार्टिंग में बहुत कमी आती थी, लॉन्च होते होते गाड़ियाँ वापस चली जाती थी। आज देख लो, तो इम्प्रोवाइजेशन तभी मिलता है ना जब आप उसे अप्रिशिएट करोगे। और सबसे चीज़ ना इसकी अच्छी, अब अगर आप बैक साइड में जाओगे ना, देखो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी लाइट मिलती है एलईडी। ये लुक कहीं नहीं मिलता। एक बार ऑन करना लाइट, ये लुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, देखो लाइट का रिस्पांस, देखो आप लाइट की विजिबिलिटी और जो लाइट का लुक है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। साइड इंडिकेटर्स जो है ना वो भी आपको एलईडी मिल जाते हैं, कंप्लीट एलईडी है। कंप्लीट एलईडी है, तो आफ्टर मार्केट आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इस बाइक के में जा रहे हो ना। मैं तो देखो, मेरे को सर्विस भी अच्छी मिलती है, मैं नहीं कहूँगा कि सर्विस सेंटर खराब है या सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम है। मुझे सर्विस भी बेटर मिलती है। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि यार पीएचडी वालों ने या जावा वालों ने सर्विस बेकार बना के, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है मेरे को नहीं पता। सम पीपल्स आर ऑलवेज क्लेमिंग कि हमें नहीं मिलती या ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये मुझे नहीं पता क्यों होता है, बट मेरे को नहीं फील होता। तो जैसे अब सर्विस की बात हो रही है, तो अब बाइक कितनी चल चुकी है वैसे, पहले बात कर लेते हैं। ये बाइक चल गई कम से कम 22,000। 22,000 चल चुकी है, हाँ, तो एक अच्छा साल खासा हो गया रिस्पॉन्स निकल का आएगा ओनरशिप का ना। 1 साल हो चुका मुझे, 22,000 चल चुकी है। आप चला लो या किसी को भी बुलवा के चलवा लो, अच्छा, जो कमी निकालने वाला होगा ना हाँ हाँ, वो डुकाटी में भी निकाल देगा। वो तो है, नॉर्मल सी बात है।
अच्छा एक चीज़ बताओ सर आप मुझे कि इसमें सर्विस कॉस्ट क्या रही, कितनी सर्विस हो चुकी है और सर्विस कॉस्ट क्या रही? मैंने तो इसकी 4 की 4 सर्विस ले ली है। अब ठीक मैं जो है। लूंगा इसकी, अभी तक तो अनपेड रही है, ठीक है। तो अब जो लूंगा वो पेड लूंगा। अब तक मेरे मुश्किल से मेरे ख्याल से 2700, तो कभी 2200, कभी 2700 का कॉस्ट बैठा है इसमें। अच्छा, हाँ, बस यही हुआ है, इससे अभी ज़्यादा फ्री नहीं है। सर्विस में है ना? हाँ, अभी तक मैं इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं हूँ। तो पेड सर्विस में जाओगे तो आई थिंक 5000 के 4 approx- तक जाएगी, 4 4 साढ़े तक, 4, उससे ऊपर नहीं जाएगी। 4 साढ़े सिर्फ 4। एक लेबर कॉस्ट ही देनी है एक्स्ट्रा, हाँ उससे हाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। हाँ, लेबर कॉस्ट ही जाएगी सिर्फ उसमें। लेबर कॉस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 4 फ्री सर्विस दे रही है ना इस बाइक हाँ, में 4 भी? फ्री सर्विस है। ठीक है। तो इसमें एक्सटेंड भी करा सकते हो, मैंने एक्सटेंड करवा रखी है 2700 में। 50,000 किलोमीटर तक इसकी सर्विस एक्सटेंड करवा रखी है। और इसके अगर मैं बात करूँ सर कॉन्स की, तो इस बाइक में कुछ ऐसा है कि जो इम्प्रूव होना चाहिए अगर जैसे बाइक आ रही हाँ है? बिल्कुल, इंजन अगर ये चाहें इंजन को और बेटर बना सकते हैं, ठीक बहुत है। ज़्यादा स्मूथ क्लियर बना सकते हैं। हाँ हाँ। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी तो हर चीज़ में होती है, इसमें भी है। जब लॉन्च हुई है, इंजन को ये और रिफाइंड कर सकते हैं और ठीक है। बेटर बना सकते हैं। इसके लुक को भी और थोड़ा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो लुक में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से अगर देखो, पेट्रोल टैंक का तो ठीक है 14.5 है, ठीक है। 14 बना सकते थे इसे, लेकिन ये 12.5 लीटर है। 12.5 लीटर है? हाँ, मतलब फ्यूल टैंक और थोड़ा बड़ा चाहिए है? अगर ये कर सके तो। अच्छा। गाड़ी की सीट हाइट है, सीट है जो, हाँ हाँ ये अगर थोड़ी सी और बैक हो सके, क्योंकि जो पीछे बैठता है हाँ। उसको बहुत दिक्कत होती है, उसकी शिकायत हमेशा रहती है मुझे। नहीं सीट तो मुझे आई थिंक इसमें क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, सीट तो रिब्ड सीट है। ये सीट ribbed है। सीट ना मुझे छोटी लग रही है थोड़ी ना देखने में। हाँ, बस यही चीज़ है, एक थोड़ा सा और बैक हो, हाँ, हाँ, हल्की सी लाइट बैक हो, ठीक है। तो काफी पीछे बैठने वाले के पिलियन जो होता है उसके लिए बेटर हो जाता है। हाँ सीट तो थोड़ी छोटी हम है। तो कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। हम्म। एक ड्राइवर चाहे वो कार चलाए हाँ, या हाँ। बाइक चलाए, वो अपनी सीट पे हमेशा कंफर्ट फील करेगा। वो तो करेगा ही वो चीज़ तो है। मेन होता है पिलियन के लिए। पिलियन के लिए गाड़ी बाकी इंजन में रिफाइनमेंट तो शायद मेरे ख्याल से अब इन्होंने कर ही दी है। कर दी वो तो इन्होंने अब clutch- नई वाली में काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया है। तो और क्या चाहिए कि भाई ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए इस बाइक में? बाकी मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है चीज। परफेक्ट है। हाँ, दो ही चीजें हैं, एक टैंक थोड़ा अगर कैपेसिटी इसकी थोड़ी बड़ी हो हाँ तो हाँ। आदमी के मन में एक झिझक नहीं रहती। एक बार टैंक फुल करा लिया जी, लंबी राइड के लिए चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। मान लो कभी पेट्रोल पंप मिलता भी है, कई बार मेरे साथ हुआ भी है, अच्छा। भाई जी पेट्रोल ही नहीं है ओ भाई भुगतो अब। भुगतो तो ऐसा ये हुआ है कि कभी? हाँ इसका रिजर्व अच्छा है हाँ हाँ। तो काम कर जाती है। और अगर मैं बात करूँ ना मीटर कंसोल, देखो पहले जैसा कि मैंने बताया इसमें ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है अगर आप हाँ, फ्रंट इस पे में। ये चीज़ है। हाँ। इसकी मीटर की मैं बात करूंगा, ठीक है। जब सनलाइट आपकी स्ट्रेट ऊपर होती है ना, तो ये जो है इसका फ्लैश बहुत तगड़ा मुंह पे पड़ता है और ये पूरी ब्लैंक हो जाती है। अच्छा। इस पे अगर इम्प्रूव वो कुछ कर सके तो बहुत बढ़िया होगा भाई, ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग? हाँ, विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी होती है जब सनलाइट इस पे पड़ती है और इसके फ्लैश सीधा आपकी आंखों पे पड़ता है। अच्छा। बाकी मीटर कंसोल में तो आपको एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है इसमें। हाँ। और 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। 3 राइडिंग मोड्स हैं, एलसीडी डिस्प्ले है, ठीक है। ड्यूल डिस्क ब्रेक है, ड्यूल एबीएस है। ड्यूल एबीएस है। अच्छा राइडिंग मोड्स का कभी यूज़ किया है? राइडिंग मोड का यूज मैंने रेन मोड में किया था बस। ठीक है। तो रेन ऑफ मोड रोड में में नहीं किया, रेन मोड में किया है। तो रेन मोड में कैसा रिस्पॉन्स है? मेरे को नॉर्मली मिला, जो मेरे को ऑन रोड मिलता है वही मुझे रेन मोड में भी मिला है। स्मूथ एकदम से हल्के से क्लिक में काम करेगा, शुरू कर देगा। अच्छा मतलब ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है ना? हाँ, लाजवाब, बाइबर के ब्रेक है। बाकी देखो इसमें ना अगर मैं बात करूँ इसके मिडल पैनल्स की, तो यहाँ पे आपको स्क्रैम्बलर की ग्राफिक्स मिल जाते हैं, स्टिकरिंग मिल जाती है। बाकी इंजन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है इंजन ना, 334 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है, सिंगल सिलेंडर। बाकी इनकी कमियां अगर मैं आपको सच कहूँ तो कंपनी की कमियां बताऊंगा। अच्छा। कंपनी की कमी ये है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। प्रोडक्ट्स की। हाँ, ठीक है। मुझे याद है मैंने चेन सेट चेंज करवाया था, हाँ हाँ। तो मैं आपको इनका सिस्टम बताता हूँ, बड़ा अजीब सिस्टम लगा मेरे को। हम्म। जब मैंने इनका चेन सेट सेट करवाया, मेरा बिल बनकर आया, तो पहले तो चेन सेट ही मुझे 8,500 का पड़ा। 8,500 का चेन सेट? हाँ, चेन सेट है इसका, 8,500 का पड़ा था। उसके बाद जो मेरे को बड़ी गंदी चीज़ लगी वो ये है कि आगे के हिस्से पे इन्होंने उसकी लेबर कॉस्ट अलग जोड़ी, ठीक है। बैक टायर पर रियर टायर की साइड पे इन्होंने इसकी लेबर कॉस्ट अलग ही जोड़ दी। अच्छा। ये कंपनी ने क्या सिस्टम बना रखा मुझे नहीं समझ में आया। मतलब हर उसके लिए अलग बिल्कुल अलग, डिफरेंट। अगर आप अगला टायर खुलवाते हो उसकी लेबर कॉस्ट अलग देनी पड़ेगी, पिछले टायर पे काम करवा रहे हो तो उसकी लेबर कॉस्ट अलग है। अच्छा। ये ऐसा कंपनी की क्या हरकत है मुझे नहीं समझ में आई। मतलब स्पेयर्स में काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई है ना? हाँ, और लेबर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा, हर चीज़ में लेबर कॉस्ट। सबसे गंदी चीज तो यही है इनकी। अब एक चैन सेट में चेंज करा रहा हूँ, ठीक है। ये है, इस पे काम अगर बंदा इसको और इसको चेंज तो पूरा ही करेगा, तो यहाँ पे भी इसकी लेबर कॉस्ट अलग ले ली, अच्छा। सिर्फ इतने हिस्से की, ठीक और है। इसकी लेबर कॉस्ट अलग पकड़ दी उन्होंने। नहीं जैसे लेबर भी कॉस्ट ही अलग काउंट कर दी। नहीं जैसे भी आप कह रहे थे फ्री सर्विस है, तो ये चीज़ आपने फ्री सर्विस में कराई थी या फिर कैसे? नहीं, ये पेड में हुआ था मेरा। अच्छा, ये पेड में हुआ है? हाँ। मतलब बीच में ही आपने करवाया था ये हाँ, काम? तभी पकड़ में आया मेरे ये। अच्छा, तो आपने ऐसा कुछ बोला नहीं कि यार इतनी बोला था मैंने, कह रहे हर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो कंपनी का पीछे से है। तो कंपनी के सॉफ्टवेयर में बिलिंग जनरेट होती है, हाँ हाँ
तो ये सिस्टम मेरे को बड़ी गंदी लगी। तो यार ये चीज़ तो मुझे भी बड़ी अजीब सी लगी, मतलब हर चीज़ के लिए अलग से लेबर कॉस्ट पे करना। आप एक पूरा चेन सॉकेट चेंज करवा रहे हो, ठीक है, सॉकेट पूरा एक है, नॉर्मल सी बात है, वो तो सारा पार्ट सारा पार्ट एक ही पूरा चीज़ एक है है, वो तो। वो अगले का अलग और पिछले का अलग, ये बात पल्ले मेरे अब तक नहीं पड़ी। अच्छा। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो कल के दिन आपका होगा जी इस लेफ्ट हैंडल का अलग कॉस्ट पड़ेगी, राइट साइड की अलग कॉस्ट पड़ेगी। तो ऐसे छोड़ ऐसे लेने लग जाओगे हमारे, तो हम तो गए काम से। तो कौन आएगा बाइक खरीदने भाई जब इस तरीके के काम होंगे। नहीं देखो, अगर आप बाइक ले रहे हो ना, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ना बाइक का, वो है आफ्टर सेल सर्विस। सबसे बड़ी चीज वही है। अगर आप बाइक अच्छी दे रहे हो, नो डाउट बाइक अच्छी है काफ़ी, बट अगर आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो ना, तो भाई कस्टमर क्यों जाएगा आपके पास। ये इसे एक्चुअली में कहते हैं रेजर इफेक्ट। हम्म। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में रेजर इफेक्ट। रेजर इफेक्ट का मतलब होता है आप जिलेट की, जब आप सपोज करो आप जिलेट का जब शेविंग्स लेते हो, ठीक है। अब ब्लेड की कॉस्ट अगर आप देखोगे तो उसके पूरे कंपाउंड से ज्यादा महंगा ब्लेड आता है उसका। हम्म। तो इसे रेजर इफेक्ट कहते हैं कि आप प्रोडक्ट तो सस्ता दे दो, हम्म। मार्जिन आप वहां से बाद में वसूल लो, इसे रेजर इफेक्ट कहते हैं। ये चीज़ तो फिर काफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब ये चीज़ ना, ये चीज मेरे भी समझ में नहीं आया। अब आप सोचो ये और ये में क्या फर्क है। हाँ ये हाँ, तो पूरी एक चेन सेट है, पूरा चेन सेट है। इसका अलग कॉस्ट, इसका अलग लेबर कॉस्ट, ये उस चीज़- लेबर कॉस्ट पे फिर जीएसटी अलग। यार मजाक वो तो बना दिया यार। कल को अगर हैंडल में कुछ काम कराना पड़ जाए तो कहोगे जी लेफ्ट हैंडल का अलग काम हुआ, राइट का अलग हुआ, राइट हैंड का, हाँ, भैया हाँ। इसकी अलग अलग लेबर कॉस्ट लगेगी। पूरे हैंडल का एक नहीं लगेगा, अलग अलग लगेगा। नहीं, मेन तो आफ्टर सेल सर्विस है ना, अगर आप ऐसे वही services चीज दोगे मेन तो- होती है। पर देखो हम कोई सेलफोन लेते हैं या हम कोई गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, हम्म हम सबसे पहले यही देखते हैं कि यार इसके सर्विस सेंटर कितने हैं। हम्म। फिर उसके बाद उस पर कॉस्टिंग क्या रहेगी, हम्म उसकी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो हम्म। उस पर बेहतर होना चाहिए ना, कॉस्टिंग उस पर अच्छी होनी चाहिए। आदमी अपने आप बाय करता है चीज़ों को। तो यार वही चीज़ है ना, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह अच्छा प्रोडक्ट आप दे रहे हो ना, तो आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी करनी चाहिए, सर्विस नेटवर्क जो है वो भी अच्छा करना चाहिए। इंपॉर्टेंस वही चीज़ होती है, इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट नहीं होता, इंपॉर्टेंस होती है आफ्टर सेल सर्विस। हम मेन चीज़ उसी को मानते हैं, हम इंडियन से भाई, हम थोड़ा मिडिल क्लास वाले लोग जहाँ ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारी सोच यही होती है। तो सर जैसे अगर मैं बात करूँ एसेसरीज की, तो क्या क्या इंस्टॉल कराया आपने इसमें? अब तक मैंने इसमें क्या करवाया था, नकल गार्ड। नकल गार्ड्स हो गए। नकल गार्ड मुझे बहुत ज़बरदस्त मिले थे, सच अच्छा। कहूँ। ये 4 से 5 बार पलटी है गाड़ी मेरी, ठीक है। इसमें से एक या दो बार मेरी दिक्कत होगी, मेरे से हुई होगी, बाकी तो है नहीं। अब जाके ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, अच्छा, वरना ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये क्या आपने शोरूम से ही लगवाए थे? हाँ, ये या फिर शोरूम से लगवाया था। आफ्टर मुझे मार्केट? इसकी कॉस्ट पड़ी थी अराउंड आई थिंक 3000। 3000 की। हाँ, तो पैसा वसूल है या नहीं है? पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल है इसमें। ठीक है। मैं इसमें नहीं कहूँगा, फुल पैसा वसूल है। ठीक है, और फिर इसमें ये आपने एक ये लगवाई थी मैंने, ये आई थिंक मेरी 500 रुपये की लगी थी, 500-800 के बीच में लगे थे। ठीक है। ये तो मैंने करोल बाग से लगवाए थे, ठीक है। फॉग लाइट्स वगैरह। हम्म। ड्यूल लाइट है ये सिंगल नहीं है, ये ड्यूल है। नहीं, रिस्पांस तो काफी अच्छा लग रहा है इनका भी ना। ये है, ओहो। हाँ, नाइट में अच्छा देता है। कलर भी चेंज होते हैं? हाँ जी, ये फॉग के लिए बेसिकली, और ये नॉर्मल नाइट के लिए। हाँ, ये नॉर्मल लाइट्स के लिए हो गए। हाँ, ठीक है। नाइट के लिए ये वाला एक कलर, बार, हाँ हाँ हाँ, ये नाइट के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक और है। ये हो गया आपका अगर फॉग ज़्यादा है, हाँ, थोड़ी इसमें लाइट वैसी आती है ना, येलोश हाँ। येलोश है ना। तो इसका फोकस भी अच्छा है, नाइट में अच्छा लगता है। डे में आपको फील नहीं होगा, लेकिन नाइट में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये मैंने करोल बाग से ही लगवा लिया था। जब ठीक ली है। थी तब तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होता नहीं है इनके साथ, हम्म। तो मैंने करोल बाग में ये लगवाया था। मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, वही ठीक लेके है। मुझे गया भी था, ठीक है। उसी ने मेरी हेल्प करी थी इसमें। तो पैनियर्स हो गया ना, हाँ, ये पैनियर रैक, पैनियर रैक हो गए आपके। सैडल बैग लगा दो बस, हाँ, बेस्ट हाँ, है, हाँ। अपने टिके रहते हैं। और इसमें आपने ये कैरियर भी इंस्टॉल कराया? ये भी हाँ, ये अलग से लगवाया था ताकि बैग को थोड़ा जगह दे सकूँ, बिल्कुल, वरना मेरी तरफ आ जाता पूरा वो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेस ले लेता है, इसके ऊपर आ जाता है, हाँ, आपका बैग आ जाता है अच्छा अटक जाता है यहाँ पे। तो ये कितने का पड़ा? आफ्टर ये मार्केट ही मुझे लगवाया होगा आपने? ये भी मेरे को मुश्किल से, मेरे ख्याल से ये 2 का पड़ा था, 1500 2 के आसपास पड़ा था ये प्लेट, अच्छा इससे अच्छा। ज़्यादा नहीं थी इसकी कॉस्टिंग। और इसमें आपने ये भी इंस्टॉल कराया है, आपका लेग गार्ड हाँ, हो ये गया। लेग गार्ड भी है। लेग तो गार्ड ये- की कॉस्ट भी इन्होंने मेरे ख्याल से मुझसे 3000 ली थी, 3 या 4000 ली है। ये एसडी से ही इंस्टॉल हाँ, कराया? ये एसडी से था, ये वाला एसडी से ही था। ठीक है। ठीक है। काफ़ी कुछ झेल गया ये साल भर में। सो सस्पेंशंस का जैसा आप बता रहे थे मुझे कि पीछे ना सस्पेंशंस लीकेज करने लग गया हाँ, पीछे वाला। स्टार्टिंग में जब ली थी पहले ये लीक हुआ था, ठीक फिर है। ये चेंज हुआ, हाँ हाँ। फिर ये लीक हुआ, फिर ये चेंज हुआ, बट तो विदाउट नो कॉस्ट। कॉस्ट अच्छा। मेरी कोई नहीं पड़ी थी, कंपनी ने खुद चेंज करके दिया। ठीक है, तो चेंज कराया या फिर रिपेयर करवाया? नहीं, चेंज हुआ, पूरा ही change Complete हो पूरा चेंज हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सस्पेंशंस में कुछ लगता है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? नहीं, ये बेस्ट है। बेस्ट है। अगर मैं ये कहूँ फिर क्या कहते हैं वो लाओ, शॉकर जो बीच वाले होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मोनोशॉक। मोनोशॉक है। अगर मैं कहूँ फिर मोनोशॉक है तो फिर उसके लिए पूरा डिजाइन ही चेंज करना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है ना। बाकी ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? ब्रेकिंग लाजवाब, लाजवाब है। लाजवाब। ओवरऑल तो गाड़ी मुझे मस्त लगी मेरे हिसाब से, बजट के हिसाब से।
हाँ हाँ। कंफर्टेबल है हर चीज में। तो कर दे फिर वीडियो को यहीं पे एंड, वीडियो भी आई थिंक काफी लंबी हो चुकी है। बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा। और कुछ जानना है तो बताओ। नहीं वो तो आप ही बताओगे ना। नहीं, मेरे को तो ओवरऑल बेस्ट लगी। हाँ, बस ये है कि अगर इन्होंने अब ये दिए हैं हाँ। लाइक स्पोक व्हील दिए हुए हैं, हम्म। या तो आप एलॉय दे दो, ट्यूबलेस दे दो। अच्छा, इसमें ये चीज तो मैंने अभी नोटिस करी है, स्पोक व्हील फ्रंट में में स्पोक से रियर में आपके वो मैंने अलग alloys- करवाया, ये एक्चुअली मैंने ट्यूबलेस करवाया। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो नहीं मैंने ट्यूबलेस इसमें करवाया। रियर साइड में अलॉयज ही हैं या इनकी फिर? सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ टायर की। हाँ हाँ टायर की प्रॉब्लम बताता हूँ। इन्होंने दिए 140 सेक्शन। हाँ 140 सेक्शन है। 140 सेक्शन टायर के ट्यूब ही अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। 140 सेक्शन का इसमें ट्यूब था, ठीक है। स्पोक व्हील था, ट्यूब था। अच्छा अब 140 सेक्शन में मेरे को ट्यूब ही नहीं मिला कहीं पे जब मेरा टायर पंचर हुआ। अच्छा। मेरे को कहीं ट्यूब नहीं मिला। एमआरएफ का टायर है, एमआरएफ के पास ही नहीं था। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। 140 सेक्शन 130 मिलेगा आपको। सो आपने इसमें क्या ये अलॉयज लगवाए हैं या फिर कैसे? फिर मैंने बाद में एलॉयज ही चेंज कर, एलॉयज ही लगवा दिया ना। अच्छा, पहले स्पोक्स थे दोनों हाँ, साइड? पहले स्पोक्स ही था, इसमें भी स्पोक था, पड़ा है मेरे पास अभी भी रिम। अच्छा अच्छा। रिम मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, स्पोक ही था वो भी। हम्म। आगे भी स्पोक्स है, आगे भी ट्यूब है। तो अगले टायर पे प्रेशर उतना नहीं पड़ता जितना बैक टायर पे पड़ता है गाड़ी के। हम्म। तो इस चक्कर में मैंने कहा पहले पीछे चेंज करवा लेता हूँ, हाँ हाँ। बाद में आगे की देखी जाएगी। नहीं तो मैं जो स्पोक व्हील है उसी को ट्यूबलेस बनवाऊंगा फिर। तो करें फिर वीडियो को यहीं पे एंड? श्योर सर। चलो यार, वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बाकी इस बाइक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूंगा। सो सर थैंक यू इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। अगर कोई No problem, प्लान sir. बना रहा है ना इस बाइक को लेने का, सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है उस पर्सन को। सो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।